सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आज मैं आप सभी स्टूडेंट के लेकर आई हूँ पेट 2025 के जीके जीएस का ब्रह्मा सीरीज लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग ही इसे तैयार किया गया है गाइज। तो ये आप को एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप मैं ये नहीं कहूंगी आपको कि नोट बनाना है या रिवीजन करना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम बच गया है। तो कोशिश करिए कि इसे एंड तक जरूर देखिएगा। आपका जितना भी रिवीजन होगा गाइस वो सारा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अगर कहीं पे भी होगा तो वो सारी चीज आपका जो है वो क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छे से जरूर देखिएगा। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय शहनाई वादक है जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आपको बोला है कि निम्न में से कौन है जो एक शहनाई वादक है, ठीक है, और उन्हें जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी उस्ताद जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो है आपके शिव कुमार शर्मा जो है एक संतूर वादक है। शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक है। रविशंकर की अगर मैं बात करूं तो रविशंकर सितार वादक है, सितार वादक है, ठीक है। और जो है जाकिर हुसैन की बात करूं तो जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है। और जो है शहनाई वादक कौन है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, ठीक है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो याद रखिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भारत रत्न पाने वाले तीसरे संगीतकार थे, ठीक है ना। भारत रत्न पाने वाले या फिर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे संगीतकार हैं, तीसरे तीसरे संगीतकार, ठीक है। तीसरे संगीतकार है। तो तीसरे संगीतकार है तो फिर यहाँ पे आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि पहले और दूसरे संगीतकार कौन है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये जो है भारत रत्न पाने वाले तीसरे संगीतकार है। तो पहले संगीतकार कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है, और दूसरे संगीतकार कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है, और कब मिला है ये भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहला कौन है गाइस, तो पहला जो है ये आपको याद रखना है, जो है MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है ना। अलग कलर ले लेती हूँ, MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है ना। लक्ष्मी। तो इसके बाद जो है आपको ये भी याद रखना है कि इन्हें जो है भारत रत्न कब मिला था। तो याद रखिएगा MS सुब्बलक्ष्मी जो है, याद रखिएगा ये जो है पहली पहली संगीतकार थी, पहली संगीतकार थी जो कि संगीतकार, पहली संगीतकार थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न से 1998 में सम्मानित किया था, गया था, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि दूसरे नंबर पर कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दूसरे नंबर पे हैं आपके रविशंकर, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कौन है, रविशंकर, जो कि सितार वादक है, रविशंकर। और रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो पंडित रविशंकर लिख लीजिए, ठीक है ना। पंडित रविशंकर, इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो इन्हें 1999 में भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, 1999 में, ठीक है, 1999 में। और पंडित रविशंकर कौन है, तो सितार वादक। यहाँ पे मैं इसीलिए लिखा रही हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है ना।
कंफ्यूज ना हो, सितार वादक थे। तो पहले ये थे, दूसरे ये थे, और तीसरे संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, जो कि एक शहनाई वादक थे। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आपको जो है बिस्मिल्लाह खान को के बारे में और याद रखना है कि इन्हें जो है और कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहला तो भारत रत्न हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, तो इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्हें और कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री से। ठीक है, तो इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया गाइस, तो याद रखिएगा, इन्हें पद्मश्री से 1961 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा और याद रखिएगा, और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है। ठीक है, पद्म विभूषण। तो इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था गाइस, तो ये भी याद रखिएगा, इन्हें पद्म विभूषण मिला था 1980 में मिला था इन्हें पद्म विभूषण, और 2001 में मिला था। इन्हें भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न 2001 में। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो याद रखिएगा, इन्हें ये पुरस्कार मिला था संगीत नाटक अकादमी 1956 में, 1956 में मिला था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं दो तीन शहनाई वादक के और नाम लिखूं, यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ ताकि आप याद रखें। जैसे आप नाम लिख लीजिएगा, प्रसिद्ध शहनाई वादक में जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये जो है अली अहमद हुसैन खान जो है, ये भी एक संगीत शहनाई वादक थे। और इसके बाद अगर याद रखिएगा, पंडित अनंत लाल जो है, ये भी शहनाई वादक थे। ठीक है, और याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान जो है, ये कौन से घराने से थे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है बनारस घराने से थे, बनारस घराने से संबंधित थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। तो धान की खेती के लिए काली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, या फिर लाल मिट्टी होती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा धान की खेती के लिए जो होती है, वो होती है आपकी दोमट मिट्टी जो है, ये धान की खेती के लिए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धान की खेती के लिए। याद रखिएगा, ये जो दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी जो होती है, ये रेतीली, चिकनी और मटियार मिट्टी का संतुलन होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले ऊपर ले जाती हूँ, दोमट मिट्टी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये मिट्टी जो है रेतीली, रेतीली प्लस और किसका, चिकनी, रेतीली चिकनी प्लस मटियार, मटियार मिट्टी की संतुलन होती है, संतुलन होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा, ये जो है गंगा यमुना के मैदान में खासकर ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गंगा यमुना मैदान में, गंगा यमुना मैदान में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे जो है कौन कौन सी जो है, इस मिट्टी पे जो है कौन कौन सी फसल जो है उपयुक्त होती है गाइस, तो याद रखिएगा, इस मिट्टी में जो है धान की फसल उपयुक्त होती है। ठीक है, धान हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो गेहूं हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो गन्ना हो गया। ठीक है, ये जो है इस दोमट मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा मिट्टी है, काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो काली मिट्टी के बारे में आपको क्या याद रखना है, कि इसे रेगुड़ मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे रेगुड़, रेगुड़ या कपासी मिट्टी। ठीक है, इसे रेगुड़ या कपासी मिट्टी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कि ये जो काली मिट्टी है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा, ये कौन कौन से स्थान पर पाई जाती है। तो स्थान से याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है।
और मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है गुजरात में। ठीक है, ये मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है कौन कौन सी फसल के लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है, कौन कौन सी फसल के लिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कपास हो गया, इस मिट्टी के लिए ये उपयुक्त होती है। कपास हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है ना, बाजरा हो गया। इसके लिए जो है काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तिल हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे, काली मिट्टी तो हो गई, रेतीली मिट्टी के बारे में। तो थोड़ा सा रेतीली मिट्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रेतीली मिट्टी के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? पहले यहाँ पे रेतीली मिट्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, रुकिए। रेतीली मिट्टी के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं रखना है। ये जो है ये हल्की मिट्टी के होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे ना मैं मुझे आपको कुछ बताना है, इसलिए एक सेकेंड। ये जो धान के बारे में है ना, मुझे थोड़ा सा और बात करनी है। जो धान की खेती है ना, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे, ठीक है। धान की खेती के लिए जो है पीएच कितना होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो धान की खेती के लिए जो पीएच होना चाहिए वो 5.5 से 6.5 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो धान की खेती के लिए जो है ये तापमान कितना होना चाहिए, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो धान की खेती के लिए तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से जो है आपको 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तापमान, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ जो है वर्षा जो है धान की खेती के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा जो है ये आपको याद रखना है, ये जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक का वर्षा, ठीक है ना। 100 से 200 सेंटीमीटर तक का वर्षा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं दिखा दी हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैं अभी बात की थी किसके बारे में, दोमट रेतीली मिट्टी के बारे में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये हल्की मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी होती है। और इस पे जो है कौन सी फसल होती है गाइस, तो ये जो है इस पे जो है हल्की मिट्टी पे कौन सी फसल होती है, तो इस पे जो है जैसे गाजर की जो गाजर जो होता है ये इसी मिट्टी पे होता है। गाजर हो गया, आलू हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया, मूली हो गया, ये इसी पे होती है, ठीक है। और लाल मिट्टी की अगर मैं बात करूँ तो लाल मिट्टी में जो है लोहे की जो है बहुत ज्यादा अधिकता होती है, लोहा बहुत ज्यादा होता है लाल मिट्टी में, ठीक है ना। तो इसी की वजह से जो है इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और खासकर ये मिट्टी जो है आपके तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये मैं समझा रही हूँ। और इस पे जो है मूंगफली वगैरह की जो फसल होती है वो उसके लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है, लाल मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है। तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो है संसद कानून जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकते हैं। आपको पता है कि जो है 7वीं अनुसूची में जो है आपका जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच जो है ये बंटवारा किया गया है, ठीक है ना, कि किस कौन से विषय पर जो है कानून बना सकता है। तो ये जो है सूची आपसे किससे संबंधित है, 7वीं अनुसूची से, जिसमें से संघ सूची जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सूची राज्य सरकार के अंतर्गत, और समवर्ती सूची में ऐसा विषय होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि राज्य सूची की जो है वो किसी विषय पर भी संसद कानून जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 252 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 250 के तहत, या अनुच्छेद 253 के तहत। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होगी कि जो है कंडीशन ये होगी कि संसद कानून बना सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त होती है। कब कानून बनाएगी, जब जब ठीक है ना, जब जो राज्यसभा जो है अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित करे, तब ये कानून बना सकती है। तो याद रखिएगा कब कानून बनाएगी, जब राज्यसभा, जब राज्यसभा अपने उपस्थित, जब राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, और मतदान करने वाले
और मतदान करने वाले सदस्यों के जो है वो कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, कितना से गए तो याद रखिएगा, मतदान करने वाले 2/3 बहुमत, दो 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है ये पारित होना चाहिए, पारित होना चाहिए। ठीक है ना, तभी कानून बना सकती है। तो ये शर्त याद रखिएगा, स्टेटमेंट में करके भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है ना, तो ये जो मैं लिखाई हूँ ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। और ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ guys, तो जैसे कि अनुच्छेद आपका 252 है। ठीक है ना, अनुच्छेद 252 क्या कहता है, अनुच्छेद मैंने ऑप्शन भी ऐसा रखा है ताकि आपको जितना ज्यादा हो सके चीजों को मैं कोशिश करूँ कि आपका जो है बहुत ज़्यादा आपका जो है अच्छे तरीके से मैं रिवीजन करवा पाऊँ और आपके कंफ्यूजन को दूर कर पाऊँ। जैसे अगर मैं 252 की बात करूँ तो ये जो है इस संसद जो है ये उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, संसद किन राज्यों के लिए कानून बना सकती है, जब दो या दो से अधिक राज्य जो है वो विधानसभाएं जो है संसद के अनुरोध करे। ठीक है ना, संसद उन राज्यों संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है, उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है, किसके लिए बना सकती है, जब दो से अधिक जो है राज्य जो है विधानसभाएं संसद से अनुरोध करे। ठीक है ना, जब दो या अधिक, जब दो या अधिक राज्य विधानसभाएं, ठीक है ना, राज्य विधानसभाएं, ठीक है, राज्य विधानसभाएं जो है संसद से अनुरोध करे। संसद से अनुरोध करे तो कानून बना सकती है। ठीक है ना, संसद उन राज्यों के लिए। तो ये जो है ये किसके तहत बना सकती है, तो अनुच्छेद 252 के तहत। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद आपका 252। अब अनुच्छेद 250 की बात करते हैं। अनुच्छेद 250 क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि या फिर जो है समझौते के जो है संसद उन राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। तो कौन सा राज्य सूची पे वो कानून बना सकती है, तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संधि या फिर जो है समझौते के जो है कार्यान्वयन हेतु, अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता, कार्यान्वयन हेतु। ठीक है ना, अनुच्छेद 253। ठीक है ना, अनुच्छेद 253 क्या कहता है, अनुच्छेद 253 कहता है कि जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है ये संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है ना, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार। और ये कानून जो बनाता है, यहाँ पे जितना भी पॉइंट में लिखाई हूँ, ऑप्शन A B C D, ये सभी पे जो है ये मैं आपको बताई हूँ कि किसमें जो है किस टॉपिक, किस चीज पर जो है वो कानून बना सकती है संसद। राज्य सूची का विषय होने के बावजूद भी जो है इस सारी चीजों पे संसद कानून बना सकती है। लेकिन शर्त यही होगा, कोई भी कानून बनाने के लिए शर्त यही होगा कि जब राज्यसभा में अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, तभी इन सारी चीजों पे संसद जो है वो कानून बना सकती है राज्य सूची पर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो कानून अगर संसद बनाती है, तो संसद अगर कानून बनाएगी तो ये जो है 1 वर्ष तक जो है 1 वर्ष तक 1 वर्ष तक लागू रहता है।
ठीक है। इसके बाद अगर आगे विस्तार करना है तो इसके लिए जो है बढ़ाया भी जा सकता है। फिर जो है राज्यसभा में जो है फिर प्रस्ताव को पुनः पारित करना होगा, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब ये कोई भी कानून बनाता है तो वो 1 वर्ष तक ही लागू रहता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बोल रहा है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले। तो अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा या फिर कन्नम मल्लेश्वरी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अभिनव बिंद्रा के बारे में बात कर रहे थे। ये जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो याद रखिएगा ये कब स्वर्ण पदक जीते थे, तो 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक में, ठीक ना। बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ guys, तो याद रखिएगा ये जो है कौन सा खेल था इनका, तो 10 मीटर एयर राइफल, एयर राइफल में जीता था इन्होंने, ठीक है ना। एयर राइफल्स, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल्स, ये जो है जिसे हम क्या कहते हैं, निशानेबाजी, निशानेबाजी में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा ये जो है भारत का, ये नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। भारत, भारत का पहला व्यक्तिगत, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। स्वर्ण पदक। अच्छा, यही जगह आपसे प्रश्न पूछ देता है कि भारत का पहला जो है पदक जीतने वाला कौन सा है guys? तो याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न ये पूछ देता है कि भारत का जो है पहला जो है व्यक्तिगत पदक सीधे पूछ दे, यहाँ पे जो है स्वर्ण पदक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला व्यक्तिगत पदक, व्यक्तिगत पदक। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको दर्शा रहा है कि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि ये स्वर्ण पदक आपको दर्शा रहा है, ठीक है ना। स्वर्ण पदक आपको दर्शा रहा है और यहाँ पे जो है कोई भी पदक नहीं दर्शा रहा है, सिर्फ पदक पूछ रहा है। तो यानी कि भारत का पहला व्यक्तिगत पदक मतलब कोई सा भी पदक होता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत मतलब कोई सा पदक जो है वो किसने जीता था। तो भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जो जीता था वो किसने जीता था, वो जीता था आपके जो है केडी जादव ने। केडी, केडी यादव ने, ठीक है ना। और कब गए तो याद रखिएगा केडी यादव ने जीता था 1952 में। और किसमें गए तो याद रखिएगा कुश्ती में, कुश्ती में इन्होंने जीता था। और कुश्ती में भी इन्होंने कौन सा पदक जीता था, पदक मतलब कोई सा भी पदक। तो कौन सा पदक था गए तो याद रखिएगा इनका कांस्य पदक था। ठीक है, तो समझ गए, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक या फिर जो है आपको रजत पदक अगर कोई दर्शाता है तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन सीधे अगर पदक दिया रहेगा तो उसमें आपसे कोई भी पदक पूछ रहा है कि पहला व्यक्तिगत पदक जो है वो कोई सा भी पदक है, वो किसने जीता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा के बारे में बात कर ले गए तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा जो है, याद रखिएगा ये जो है स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता था, इन्होंने भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक, ठीक है। स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा नीरज चोपड़ा के, तो कौन सा 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है ना। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीरज चोपड़ा के बारे में इतना पॉइंट याद रखिएगा। और ठीक है, और ये दूसरे व्यक्ति थे, ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति थे जीतने वाले, दूसरे व्यक्ति हुए, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ गैस तो याद रखिएगा कन्नम मल्लेश्वरी, कन्नम मल्लेश्वरी जो है 2000 में जो है सिडनी ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना।
कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में सिडनी ओलंपिक में, ठीक है ना, सिडनी ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था गैस? तो इन्होंने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ठीक है, कांस्य पदक। कांस्य पदक इन्होंने जीता था गैस, और ये जो है किस में गैस? तो याद रखिएगा, भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन में, ठीक है ना। भारोत्तोलन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, जिसमें सूची 1 में आपका जिला दिया हुआ है और सूची 2 में आपका उत्पाद दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको सम्मिलित करना है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बोल रहा है कि अलीगढ़, अलीगढ़ जो है ये किसके लिए किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? गुड़ का, ताले का, पीतल के बर्तन का, या फिर चूड़िया का? अलीगढ़ है, तो याद रखिएगा अलीगढ़ को जो है ताले का नगरी कहा जाता है। तो अलीगढ़ ताला कितने नंबर पे? तो अलीगढ़ दो नंबर पे आपका ताला हुआ। अलीगढ़ को क्या कहा जाता है? ताले की नगरी, ठीक है ना। इसको कहा जाता है ताले की नगरी कहा जाता है, ठीक है, नगरी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो है दूसरा आपका कौन सा है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है guys? तो याद रखिएगा ये जो है कांच की चूड़ी के लिए जो है बहुत ज्यादा, ये जो है कांच उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये जो है चूड़िया हो गई, ठीक है ना, चूड़िया के लिए। चूड़िया आपका कितने पे है? 4 पे, ठीक है ना। यहाँ क्या है गाइस? तो यहाँ है आपका कांच उद्योग है, कांच उद्योग, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस? तो याद रखिएगा मुरादाबाद जो है इसे ब्रॉस सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। मुरादाबाद को क्या कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है ब्रॉस सिटी, ब्रॉस सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ब्रॉस सिटी से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है पीतल का जो है सजावटी सामान जो है यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। तो मुरादाबाद में जो है पीतल के बर्तन बनते हैं। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। और जो है मुजफ्फरनगर लास्ट आपका बच गया गुड़। अलग ही कलर ले लेती हूँ। पहला नंबर, ठीक है, गुड़ के लिए, ठीक है। ये जो है गन्ना उत्पादन के लिए और गुड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये है आपके गन्ना उत्पादन, गन्ना उत्पादन और गुड़ निर्माण के लिए, और गुड़ निर्माण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसका ये बैठाएंगे तो आपका ए का क्या हो जाएगा? ए का क्या है? ए का 2 है, ठीक है ना। ए का 2 हो गया। बी का क्या हो गया? बी का आपका जो है देखिए 4 है, कांच उद्योग के लिए। सी आपका किस लिए है? सी जो है ब्रॉस सिटी जिसे कहा जाता है, यहाँ पे पीतल का सजावटी सामान है। तो सी का 3 हो गया, और डी का कौन सा हो गया? ये गन्ना उत्पादन और गुड़ निर्माण के लिए, तो डी का 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2 4 3 1। आप देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। देखिए ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 3 है और डी का 1 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन जो है म्यांमार में हुआ था, भारत में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, या फिर बांग्लादेश में हुआ था? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में हुआ था। ये पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन श्रीलंका में जो आयोजित हुआ था, ये कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका 26 अगस्त को, ठीक है ना। 26 अगस्त, 26 अगस्त 2025 को ये 2025 को आयोजित हुआ था, आयोजित हुआ था, ठीक है। तो डेट भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गैस, तो ये जो है इसका जो है आयोजित जो हुआ था, तो इसका विषय क्या था? ठीक है, तो इसका विषय क्या था? इसका विषय था गैस, याद रखिएगा, पाली अध्ययन का भविष्य, पाली अध्ययन का भविष्य, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थेरवाद परंपराएं, थेरवाद
परंपराएं। ठीक है, ये जो है इसका था। ठीक है ना, इसके बाद याद रखिएगा पांडुलिपि अध्ययन। पांडुलिपि अध्ययन, ठीक है ना, ये इसका विषय था। तो ये इतना पॉइंट विषय भी याद रखिएगा। ठीक है, ये क्यों, ये सम्मेलन जो है ये क्यों मनाया गया था? ये सम्मेलन जो है पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने के बाद जो है इसी वजह से इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया था। पाली भाषा को, पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी, रूप में मान्यता मिली, मान्यता मिली, इसी उपलक्ष्य में मनाया गया। और ये जो मान्यता मिली थी ये कब मिली थी गाइस? तो याद रखिएगा अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा रोग असामान्य हीमोग्लोबिन संरचना से जुड़ा हुआ है? तो बताइए कौन सा रोग है गाइस? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी थैलेसीमिया, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, या फिर ऑप्शन डी मधुमेह। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थैलेसीमिया। ठीक है ना, थैलेसीमिया को बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको बताती हूँ अलग। जैसे मैं हीमोफीलिया के बारे में बात करूँ तो हीमोफीलिया क्या है? ये जो है रक्त का थक्का न बनने की, जो है रक्त नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, वो हीमोफीलिया के कारण। ठीक है ना, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, इस बीमारी से। इसके बाद अगर मैं थैलीसीमिया की अगर बात करूँ, थैलीसीमिया क्या है? तो थैलीसीमिया जो है ये आनुवांशिक विकार है। ठीक है ना, आनुवांशिक, आनुवांशिक मतलब जो मतलब माता पिता के द्वारा ये मिलता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन के जो है ना दो घटक होते हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के दो घटक होते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के दो घटक होते हैं, तो कौन कौन से दो घटक होते हैं? एक अल्फा और दूसरा बीटा ग्लोबिन चेन होता है। ठीक है ना, अल्फा, अल्फा और बीटा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन चेन होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों चेन क्या होता है? जब जो है थैलेसीमिया जो है इनमें से कोई एक या फिर जो है दोनों चेन जो है गलत, या फिर जो है गलत होती है, या फिर जो है कम मात्रा में बनती है ना, तो ये इससे क्या होता है? इससे जो है रक्त की जो है ऑक्सीजन जो है, ये क्षमता, ऑक्सीजन क्षमता जो होती है ये घट जाती है। ठीक है ना, यही रीजन होता है थैलेसीमिया का। ठीक है ना, ये दोनों चेन में जो है इसमें इसमें या तो एक में या तो फिर दोनों में। ठीक है ना, एक या दोनों चेन में, एक या दोनों चेन में कम मात्रा में अगर बनती है, कम मात्रा में बनती है, कम मात्रा में बनती है, जिससे क्या होता है? जिससे रक्त की जो है ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाती है। इससे क्या होता है? इससे रक्त की ऑक्सीजन क्षमता घट जाती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या होती है? क्षमता घट जाती है। तो जब घट घट जाती है तो इसमें जो है इसका भी दो प्रकार होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया होता है और बीटा थैलेसीमिया होता है। ठीक है ना, जो कि ये जो है बीटा जो है ये काफी ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है, तो ये थैलेसीमिया में यही होता है। ठीक है, अगर ल्यूकीमिया की अगर मैं बात करूँ, ल्यूकीमिया क्या है? तो ल्यूकीमिया जो है, याद रखिएगा, ये जो है श्वेत रक्त कोशिका जब असामान्य रूप से बढ़ती जाती है तब जो है ल्यूकीमिया हो जाता है। और ल्यूकीमिया जो है ये एक, पहले तो याद रखिएगा यह एक रक्त कैंसर है। ठीक है ना, यह एक रक्त कैंसर है, कैंसर है। ठीक है ना, ये रक्त कैंसर है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है कि जो आपका WBC श्वेत रक्त कोशिका जो होती है ये असामान्य रूप से बढ़ने लगती है,
असामान्य रूप से बढ़ने लगती है, ठीक है ना, तब जाकर ये ल्यूकेमिया हो जाता है। इसके बाद जो है मधुमेह की अगर मैं बात करूं, मधुमेह क्या है, तो ये रक्त में जो है ग्लूकोज स्तर से संबंधित है, ठीक है ना। अगर जो है ये जो आपका इंसुलिन जो होता है, ये रक्त में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और यही अगर नियंत्रित नहीं कर पाता है तो मधुमेह हो जाता है, ठीक है ना। रक्त में ग्लूकोज ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण नहीं हो पाता है, नियंत्रण नहीं होता है, इसी वजह से मधुमेह होता है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है, तो याद रखिएगा मधुमेह जो होता है, डायबिटीज, ये आपके इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, 1923 में चित्तरंजन दास ने की थी, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या फिर 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है, ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेट भी सही है, 1339 में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यह देखिएगा, ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी, ये कहाँ हुई थी, स्थान याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ था आपका जो है कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो ये आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये क्यों की थी, ठीक है ना। इसका रीजन होगा, कोई भी संगठन की स्थापना हुई थी तो इसके पीछे ये था। तो जो कांग्रेस का एक अधिवेशन था, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, कांग्रेस का था त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। और ये त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, 1939 में ही हुआ था, ठीक है ना, त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें जो है क्या था, सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस, किनसे मतभेद हो गया था, सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी से मतभेद हो गया था। मतभेद के कारण, मतभेद के कारण जो है इस संगठन की स्थापना की थी, स्थापना की थी। और आपको पता होना चाहिए, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो मतभेद हुआ था, तो इन्होंने जो है कांग्रेस के पद से जो है, कांग्रेस की इससे जो है ये त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, इन ये जो है 1905 में जो है इन्होंने जो है एक सोसाइटी की स्थापना की थी, जो था आपका जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्र सेवा और शिक्षा इसका उद्देश्य था, ठीक है। चित्तरंजन दास की बात करूं तो इन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी, तो चित्तरंजन दास ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी गाइस, तो याद रखिए स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी, ये भी याद रखिएगा। कब की थी, 1923 में। और इन्होंने यह स्थापना की थी 1905 में। तो यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है ये इन्हीं से संबंधित डेट है, ठीक है ना। इसके बाद जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने जो ये जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना, ठीक है। और कब की थी, तो ये याद रखिएगा 1873 में इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मार्च 2026 में कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की थी? तो थाईलैंड ने की थी, फ्रांस ने की थी, ऑस्ट्रेलिया ने की थी या फिर दक्षिण कोरिया ने की थी? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने जो है मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। और ये घोषणा जो है याद रखिएगा, ये जो प्रस्ताव, अगर ये विधेयक की अगर मैं बात करूं तो इस पे जो है पहले विधेयक पारित होता है। तो ये पता होना चाहिए कि ये विधेयक पारित कब हुआ था। विधेयक, तो ये विधेयक पारित हुआ था आपका मार्च मार्च में हुआ था। मार्च 2026 में ये विधेयक पारित हुआ था। और ये लागू कब हो गया, सॉरी, लागू हुआ था मार्च 2000। विधेयक तो अगस्त 2025 में पारित हुआ था। डेट में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगस्त 2025 में ही ये विधेयक पारित हुआ था। लेकिन अगर मैं लागू की बात करूं तो लागू हुआ था आपका मार्च 2026 से, ठीक है। जिसमें से पूरी तरीके से दक्षिण कोरिया में प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला चेन्नई में, नागपुर में, कासरगोड में या फिर शिमला में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर। जो कि ये आपका कहाँ पड़ता है? नागपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में। यहाँ आपका कौन सा है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इसकी जो है स्थापना कब हुई है इस प्रयोगशाला की। तो याद रखिएगा इस प्रयोगशाला की 1935 में जो है इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना के पीछे इसका कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है, ये सभी को पता है। तो ये इसका उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादकों की जो है गुणवत्ता की जांच करना। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो है भौतिकी और रासायनिक विश्लेषण है, इसका पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये या दूसरा क्या है? दूसरा है भौतिकी और रासायनिक विश्लेषण, और रासायनिक विश्लेषण, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चेन्नई, चेन्नई में आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा चेन्नई में है आपका केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। आपका कहाँ है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, ये आपका चेन्नई में। और चेन्नई आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है कासरगोड, यहाँ क्या है गाइस? तो याद रखिएगा कासरगोड में है ये केंद्रीय नारियल अनुसंधान, ठीक है ना। केंद्रीय नारियल अनुसंधान, ठीक है। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान जो है ये आपका कासरगोड है। तो कासरगोड आपका कहाँ पड़ता है? कासरगोड आपका केरल पड़ता है, ठीक है। और लास्ट आपका बच गया शिमला। शिमला में क्या है? तो शिमला में है आपका आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान, आलू अनुसंधान। और शिमला आपका कहाँ पड़ता है? शिमला आपका पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी अनुसंधान लिखाऊंगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैं आपको लिखाऊंगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ठीक है ना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है ये आपका करनाल में है। और करनाल आपका कहाँ पड़ता है? करनाल, करनाल जो कि आपका पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा आपको याद रखना है आपका जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है?
केंद्रीय औषधि केंद्रीय औषधि अनुसंधान। ठीक है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये आपका लखनऊ में है, और लखनऊ आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे एक दो मैं और आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका जो है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, तो ये आपका धनबाद में, और धनबाद कहाँ पड़ता है? झारखंड में। तो एक और लिख लीजिए, तीसरा आपको क्या याद रखना है? केंद्रीय केंद्रीय ईंधन अनुसंधान। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान आपका कहाँ है गाइस? धनबाद। धनबाद, और धनबाद आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो हड़प्पा काल में जो तांबे के रथ की खोज दैमाबाद से हुई थी, राखीगढ़ी से हुई थी, कुणाल से हुई थी, या फिर बनवाली से हुई थी? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा दैमाबाद से हुई थी। ठीक है ना, दैमाबाद जो है ये आपका कौन सा जिला और कौन सा ये है? तो दैमाबाद आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ है गाइस? तो यह देखिएगा ये है अहमदनगर जिला में। अहमदनगर जिला में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है यहाँ जो है तांबे की 4 प्रसिद्ध मूर्तियां मिली है। ठीक है ना, याद रखिएगा दैमाबाद में जो है तांबे की तांबे की 4 प्रसिद्ध 4 प्रसिद्ध मूर्तियां मिली है। ठीक है, तो 4 प्रसिद्ध मूर्तियां मिली है, तो कौन कौन सी 4 प्रसिद्ध मूर्तियां मिली? यहाँ पे आप देखेंगे 4 प्रसिद्ध मूर्तियां मिली है। तो पहला कौन सा हो गया? पहला बैलगाड़ी की मूर्ति मिली है, बैलगाड़ी। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा आपका हो गया, याद रखिएगा ये हाथी। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका रथ, और चौथा याद रखिएगा बैल। तो ये 4 मिला है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा ये जो है दक्षिण में जो है हड़प्पा प्रभाव का जो है सबसे बड़ा जो है ये दहमाबाद उदाहरण है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपका और कौन सा हो गया? राखी गढ़ी दूसरे नंबर पे। तो राखी गढ़ी के बारे में आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, और याद रखिएगा ये कहाँ है गाइस? याद रखिएगा ये स्थल जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा का कौन से जिले में? हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, हिसार जिले में। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है मानव कंकाल मिली है। ठीक है ना, यहाँ से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है? साक्ष्य की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से जो है मानव कंकाल मिला है। मानव कंकाल हो गया। इसके बाद याद रखिएगा मोहरे मिली हैं, यहाँ से मोहरे मिली हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मनका मिला है। मनका जो मिट्टी का घड़ा होता है उसे मनका इसमें बोला गया था। इसके बाद जो है तांबे के औजार यहाँ से मिले हैं। तांबे के औजार। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो अगला आपका कौन सा है? अगला है आपका बनवाली। बनवाली कहाँ है गाइस? तो बनवाली भी आपका हरियाणा में ही है। हरियाणा। और बनवाली हरियाणा के कौन से जिले में है? तो ये याद रखिएगा फतेहाबाद जिले में। फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है अम, यहाँ से जो है आपको बनवाली से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे यहाँ से मिला है आपके जो है मिट्टी के बर्तन।
मिट्टी के बर्तन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ और क्या मिला है, तो याद रखिएगा यहाँ से जो है मोहरों पर जो है क्या मिला था, मोहरों पर पशु के चित्र जो मिले थे, मोहरों पर पशु चित्र मिले थे, वो कहाँ से, यहीं से मिले थे, ठीक है ना, पशु चित्र, ठीक है। इसके बाद जो है ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये कौन सा है, कुणाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कुणाल के बारे में, कि ये जो है ये भी आपके जो है हरियाणा के जो है फतेहाबाद ही जिले में है, ठीक है ना। तो ये भी सेम सेम है, याद रखिएगा, ये भी आपके हरियाणा में है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, ठीक है ना, हरियाणा में। यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो याद रखिएगा ये जो है सिंधु सभ्यता का जो याद रखिएगा ये जो है सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है सेम ही चीज मिला है, मोहर, मनका, मिट्टी के बर्तन, यही सब यहाँ से मिले, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि 2025 में ऐतिहासिक अगस्त हिमपात के साथ शुरू हुआ लद्दाख का कौन सा उत्सव है। तो ऐतिहासिक जो है अगस्त में हिमपात का जो है ये ऐतिहासिक शुरुआत माना गया है। तो बताइए कौन सा है, तो सिंधु दर्शन उत्सव, लोसार उत्सव, हेमिस उत्सव, या फिर जो है सुरु ग्रीष्म उत्सव। अगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ग्रीष्म उत्सव है। हालांकि ये गर्मी का उत्सव है, लेकिन ये यहाँ पे आपसे बोला है कि अगस्त हिमपात के साथ ये शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सब एक एक करके पहले सारा पॉइंट क्लियर कराती हूँ। ये उत्सव जो है ये होता कहाँ पे है, स्थान, ठीक है। तो याद रखिएगा ये होता है आपके जो है सुरु घाटी, कारगिल, सुरु घाटी, सुरु घाटी कारगिल में, ठीक है। यहाँ पे ये उत्सव होता है। ये उत्सव हुआ कब था, तो ये उत्सव हुआ था आपका 27 अगस्त 2025 को हुआ था। 27 अगस्त 2025 को इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। इसका जो है ये पर्यटन को बढ़ावा देना, ये सब जो है इसका इसलिए इसे मनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपसे और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें जो है प्रमुख अतिथि कौन थे, प्रमुख अतिथि, ठीक है। तो इसमें प्रमुख अतिथि कौन थे, तो याद रखिएगा इसमें केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री कौन है, लद्दाख के यहाँ पे जो है केंद्रीय मंत्री की अगर मैं बात करूं तो है किरेन रिजिजू, ठीक है ना, किरेन रिजिजू, ठीक है ना। जो कि ये कौन थे गाइस, ये केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा और कौन शामिल हुए थे, तो पहला नाम इनका याद रखिएगा, और दूसरा जो याद रखिएगा लद्दाख के उपराज्यपाल, ठीक है ना। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन थे, कवेंद्र गुप्ता, कवेंद्र गुप्ता, जो कि ये कौन है, लद्दाख के उपराज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल। तो ये लोग यहाँ की जो है प्रमुख अतिथि थे, ठीक है ना। अब ये ऐतिहासिक क्यों इसे माना गया, तो ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि अगस्त में जो है ये लद्दाख में जो है बर्फबारी नहीं होती है, ठीक है ना। ये पहली बार, यानी इस बार जो है पहली बार ऐसा हुआ है जो अगस्त में जो है बर्फबारी हुई है, ठीक है ना। इसका रीजन क्यों है, तो याद रखिएगा अगस्त में पहली बार बर्फबारी, बर्फबारी, बर्फबारी हुआ था, ठीक है ना, बर्फबारी हुआ, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है, क्योंकि ये आपको याद रखना है कि ये ग्रीष्मकालीन उत्सव है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये शुरू ग्रीष्म उत्सव है, लेकिन ये किस में बदल गया, ये हिम उत्सव में बदल गया, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है ये ऐतिहासिक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जैसे लोसार उत्सव। तो लोसार उत्सव जो है ये आपका तिब्बती नववर्ष है, लोसार उत्सव। लोसार जो है याद रखिएगा ये तिब्बती नववर्ष का पर्व है, ठीक है ना, तिब्बती तिब्बती नववर्ष का पर्व है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये हो गया। इसके बाद जो है आपको याद रखना है जो है ये
हेमिस उत्सव। हेमिस उत्सव भी जो है ये लद्दाख में होता है, और याद रखिएगा लद्दाख में होता है। और ये हेमिस मठ में होता है, ठीक है ना, ये हेमिस मठ से जुड़ा हुआ है, हेमिस मठ। और यहाँ पे याद रखिएगा ये कब होता है, जुलाई में होता है, जुलाई में होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है सिंधु दर्शन उत्सव जो है, सिंधु दर्शन उत्सव जो है ये सिंधु नदी के तट पर होता है, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा जो है ये कौन सा अधिनियम या फिर जो है विधेयक प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर अगस्त प्रस्ताव। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट जो है ये भारत का पहला स्वदेशी संविधान मसौदा था, ठीक है ना। भारत का पहला स्वदेशी संविधान संविधान मसौदा था, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसे जो है इसे जो है मोतीलाल नेहरू की जो है अध्यक्षता में तैयार किया गया था, ठीक है ना। मोतीलाल मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता अध्यक्षता में तैयार किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है इसमें जवाहरलाल भी नेहरू भी शामिल थे, लेकिन पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में। तो यहाँ पे जो था इसमें जो है इसका जो है नेहरू रिपोर्ट का जो है प्रमुख बिंदु कौन सा था, हम इसके पे बारे में, ये जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था तो इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे हम ये देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका प्रमुख बिंदु था भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस मिले। तो याद रखिएगा डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस मिले, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा बिंदु था, दूसरा आपका था सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है। इसका ये बिंदु था। इसके बाद जो है याद रखिएगा ये जो है संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली प्रणाली, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं डोमिनियन स्टेटस, यानी कि जो है इन्होंने बोला था कि जो है डोमिनियन स्टेट, सार्वभौमिक मताधिकार और संघीय शासन प्रणाली, ये इनका जो है नेहरू रिपोर्ट का जो है ये प्रमुख बिंदु था, ठीक है ना। ये था, आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब जाकर जो है इसने अगस्त प्रस्ताव दिया था, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव दिया था इसने 1940 में दिया था, ठीक है ना। उसमें इन्होंने बोला था कि हम डोमिनियन स्टेट देंगे, ठीक है ना। और सब इन्होंने कुछ और भी पॉइंट रखा था, जैसे कि इन्होंने कहा था कि जो है संविधान परिवर्तन में जो है अल्पसंख्यकों को सहमति के बिना जो है ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना, संविधान में परिवर्तन। तो जब अगस्त प्रस्ताव दिया था तो उस टाइम में जो है ये सारी चीजों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन पहले नेहरू रिपोर्ट आया था जिसमें इन सारी चीजों की मांग की गई थी, ठीक है। चलिए, नेहरू रिपोर्ट इतना याद रखिएगा कि जो है पूछा जाता है कि डोमिनियन स्टेटस का जो है सबसे पहले मांग जो है वो कब हुआ था या किसने किया था या कौन सी रिपोर्ट में हुआ था, ये जो है पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये जो है भारत का पहला स्वदेशी संविधान मसौदा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर गणित के क्षेत्र में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, ये सब जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है गाइस, याद रखिएगा
ये जो है इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी। और याद रखिएगा किन के नाम पर हुआ था गाइस, तो ये भी याद रखिएगा, ये पुरस्कार जो है आपके जो संस्थापक थे CSIR के जो संस्थापक थे, CSIR के संस्थापक, CSIR के जो संस्थापक थे कौन थे गाइस, याद रखिएगा, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के जो है याद रखिएगा भटनागर के नाम पर CSIR क्या है आपका, पहले हम इसे भी देख लेते हैं। CSIR जो है ये है आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक और औद्योगिक वैज्ञानिक और औद्योगिक, ठीक है ना। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अनुसंधान अनुसंधान परिषद, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, देखिएगा तो ये जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो अगर मैं बात करूँ कि ये कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन से क्षेत्र में हो गया। तो याद रखिएगा बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जैविक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जैविक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा रासायनिक विज्ञान में, रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है आपका जो है भौतिकी विज्ञान में दिया जाता है, भौतिकी विज्ञान में, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा ये गणितीय विज्ञान में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गणितीय विज्ञान, इसके बाद आपको याद रखना और किस में दिया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपकी इंजीनियरिंग विज्ञान में, इंजीनियरिंग 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 विज्ञान में दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना ये जो है पृथ्वी वायुमंडल और फिर जो है महासागरीय यानी कि आप लिख लीजिए अर्थ साइंस में, अर्थ साइंस में दिया जाता है, ठीक है ना। अर्थ साइंस में आपका सब आ जाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा आपका जो है चिकित्सा विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता है, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सोलर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जिस्म का प्रयोग किया जाता है, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर मैंगनीज का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलर सेल बनाने के लिए जो है कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल की अगर मैं बात करूँगा इससे याद रखिएगा ये एक सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है ना। सोलर जो है ये आपका अर्धचालक तत्व है, अर्धचालक अर्धचालक तत्व है। अर्धचालक मतलब क्या होता है, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो ये क्या करता है, ये जो है सूर्य की किरणों से जो है ये फोटोन को अवशोषित करता है, ठीक है ना। सूर्य सूर्य की किरणों सूर्य की किरणों से आने वाले फोटोन को अवशोषित करता है। सूर्य की किरणों से आने वाले फोटोन को क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है।
और अवशोषित करने के बाद क्या करता है, फोटोन को अवशोषित करने के बाद जो है ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा सोलर सेल में जो है ये क्या करता है, पीएन जंक्शन बनाकर जो है ये जो है वोल्टिक प्रभाव को भी ये उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये क्या करता है सोलर सेल में जो है क्या बोलता है, पीएन जंक्शन बनाकर, पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन बनाकर ये क्या करता है, फोटोवोल्टिक प्रभाव को उत्पन्न करता है, बनाकर फोटो फोटोवोल्टिक फोटोवोल्टिक प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसका 2 प्रकार होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही आम प्रकार है। तो इसमें कौन-कौन सा, एक होता है आपका मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है और एक होता है आपका पोलोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है, ठीक है ना। इसके अगर मैं प्रकार की बात करूँ तो कौन सा इसका प्रकार होता है, तो इसका प्रकार होता है, पहले आपको याद रखना है मोनोक्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है पोलो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है सोलर सेल में जो है सबसे प्रमुख तत्व सिलिकॉन होता है, लेकिन इसके अलावा भी जो है ये आपका जो है कुछ जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैडमियम जो है आपका, कैडमियम टेल्लुराइड भी उपयोग होता है, लेकिन वो पतली परत सोलर सेल में प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन सबसे जो प्रमुख तत्व होता है वो सिलिकॉन ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वनों के प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान है। तो वनों के प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या है, सिल्वीकल्चर है, विटीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है या फिर एपीकल्चर है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है, विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर जो है ये आपके बागवानी से संबंधित है, बागवानी से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एपी कल्चर, एपी कल्चर जो है ये किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर जो है ये आपको याद रखना है मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधुमक्खी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ और आपका कौन सा हो गया, पोमोलॉजी, ठीक है ना। पोमोलॉजी किससे संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा पोमोलॉजी जो है ये किससे संबंधित है, ये आपके जो है फलों की खेती का अध्ययन इसी में होता है, ठीक है ना। फलों की खेती का अध्ययन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये आपका जो है पोमोलॉजी हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है एंटेमोलॉजी की, अगर मैं बात करूँ पोमोलॉजी दूसरा आपका हो गया एंटोमोलॉजी, एंटो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है गैस, याद रखिएगा कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन कहलाता है, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा इसमें जो है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर जो है ये आपका किससे संबंधित है, पीसी कल्चर, ठीक है। तो पीसी कल्चर जो है ये आपके मछली पालन से संबंधित है, मछली पालन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि खिचड़ी उत्तरायण
और लोहड़ी किस त्योहार के विभिन्न नाम है? तो होली के हैं, गणेश चतुर्थी के हैं, दशहरा के हैं या फिर मकर संक्रांति के। तो खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी जो है याद रखिएगा ये मकर संक्रांति का ही विभिन्न नाम है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो खिचड़ी जो है ये कहाँ कहा जाता है, मकर संक्रांति को जो है खिचड़ी कहाँ कहा जाता है guys? तो याद रखिएगा मकर संक्रांति को खिचड़ी जो है ये उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उत्तरायण, इसको कहाँ कहा जाता है? उत्तरायण, तो इसको उत्तरायण कहा जाता है guys, याद रखिएगा गुजरात में, गुजरात में इसको उत्तरायण कहा जाता है मकर संक्रांति को। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लोहड़ी, लोहड़ी जो है ये जो है कहाँ कहा जाता है? पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ माघ बिहू, मकर संक्रांति को ही माघ बिहू कहा जाता है, ठीक है ना। ये कौन से राज्य में माघ बिहू कहा जाता है? तो असम में माघ बिहू कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पोंगल, पोंगल जो है याद रखिएगा ये तमिलनाडु में कहा जाता है, मकर संक्रांति को ही तमिलनाडु में कहा जाता है। अब जैसे बिहार में जो है ये क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति आपका कब मनाया जाता है? 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, 14 या 15 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस है, फीमर है, टिबिया है या फिर रेडियस है? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फीमर। फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर के बारे में अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा ये जो है जांग की हड्डी से कहा जाता है, जांग की हड्डी कहा जाता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये मानव शरीर की सबसे लंबी अगर पूछे, सबसे भारी पूछे या फिर सबसे मजबूत पूछे तो इसका आंसर ही यही होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये सबसे सबसे मजबूत, सबसे मजबूत, सबसे भारी, सबसे बड़ी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी और जो है सबसे भारी, सबसे भारी हड्डी है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक है आपका? तो ये याद रखिएगा ये जो है हिप जॉइंट से शुरू होता है और नी जॉइंट तक जाता है, ठीक है ना। हिप जॉइंट से, हिप जॉइंट, ठीक है ना। हिप जॉइंट आपका कौन सा होता है? जिसे हम कुल्ला कहते हैं, ठीक है ना। तो हिप जॉइंट से ये क्या होता है? हिप जॉइंट से ये जो है हिप जॉइंट से शुरू होता है, शुरू होता है, ठीक है। और शुरू होता है और जाता कहाँ तक है? तो हिप जॉइंट से शुरू होता है और नी जॉइंट तक, ठीक है ना, नी जॉइंट तक, नी जॉइंट तक जाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा फीमर जो है ये शरीर का 70 वजन जो है 70% वजन जो है ये सहन करता है, शरीर का 70% वजन सहन करता है, ठीक है। और याद रखिएगा गाइस ये जो है 70% वजन सहन करता है, तो ये जो है चलने दौड़ने और कूदने ये सब में जो है कौन ये करता है? ये फीमर की वजह से ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चावल के भूसी के तेल के स्थिरीकरण में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो चावल के भूसी के तेल में स्थिरीकरण में जो है ये लाइपेज का होता है, कैटालेज का होता है, हाइड्रोलेज का होता है या फिर सेल्यूलोज का होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाइपेज का होता है। लाइपेज क्या करता है गाइस? तो याद रखिएगा लाइपेज जो है ये वसा को तोड़ता है, ठीक है ना। लाइपेज का काम क्या होता है? ये जो है वसा को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। तो वसा को तोड़ता कौन है? तो लाइपेज तोड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कैटालिस, कैटालिस क्या करता है? ये जो है याद रखिएगा ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पर जो है याद रखिएगा ये ऑक्साइड को तोड़ता है, ठीक है ना। यह हाइड्रोजन
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ता है। ऑक्साइड को तोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये जो है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या करता है गाइस, तो यह देखिएगा ये जो है सेल्यूलोज को तोड़ता है। सेल्यूलोज को तोड़ता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। तो अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा ये हो गया आपका जो है गोरखपुर हो गया। ऑप्शन बी आपसे इटावा हो गया। ऑप्शन सी एटा हो गया, या ऑप्शन डी हमीरपुर हो गया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस बांध से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है, तो खासकर ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है ना, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आता है वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, ठीक है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका जो है झांसी आ गया, झांसी हो गया, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा महोबा हो गया। इसके बाद याद रखिएगा आपका जो है बांदा हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमीरपुर हो गया, ठीक है। ये सब जो है ये सारा आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जो है अर्जुन बांध से लाभान्वित है। ये सारे आपके कहाँ पड़ते हैं, ये सभी आपके जो है उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो अर्जुन बांध है गाइस, याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई। तो याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई है 90 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी कुल चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो इसकी कुल चौड़ाई है 100 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फीफा विश्व कप डैश खेल से संबंधित है। तो तलवारबाजी से है, रग्बी से है, फुटबॉल से है, या फिर हॉकी से है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है फुटबॉल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। फीफा विश्व कप इसी से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है फीफा। फीफा जो है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, फीफा जो है याद रखिएगा ये जो है आपके अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संस्था आपका फीफा है, जो कि इसका पूरा क्या होता है, फीफा का होता है फेडरेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, इसका होता है। अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था फीफा का, तो इसका स्थापना हुआ था गैस, याद रखिएगा इसका स्थापना हुआ था 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये हर 4 साल में फीफा होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर है, याद रखिएगा हर 4 वर्ष पर, हर 4 वर्ष पर होता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो है पिछली बार ये कब हुआ था, 2022 में हुआ था। और 2022 में विजेता कौन थी, तो 2022 में जो विजेता था वो था आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि जो फीफा का जो स्थापना हुआ था, तो याद रखिएगा कि पहला विश्व कप जो है ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा फीफा पहला विश्व कप, तो पहला विश्व कप हुआ था गाइस, याद रखिएगा 1930 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा उरुग्वे जो है, याद रखिएगा इसका उरुग्वे, उरुग्वे, ठीक है ना। उरुग्वे जो है ये विजेता थी, उरुग्वे, ठीक। उरुग्वे जो है ये विजेता थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है
2022 में जो ये हुआ था, ये 2022 में कहाँ हुआ था, ये याद रख लीजिएगा। तो 2022 का तो मैं लिखा चुकी हूँ कि 2022 में जो में से इतना गलती क्यों हो रहा है, 2022 में जो ये कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है कतर में आयोजित हुआ था, ठीक है ना, कतर में आयोजित हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। जब भी कैल्शियम और हड्डी से रिलेटेड आएगा तो वो विटामिन डी ही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी जो है याद रखिएगा, ये जो है कैल्शियम को क्या करता है, अवशोषित करता है, और याद रखिएगा हड्डियों में जो है जमा करने में मदद करता है, ठीक है। विटामिन डी का क्या काम होता है, विटामिन डी जो है ये कैल्शियम को अवशोषित करता है, कैल्शियम को अवशोषित करता है, कैल्शियम को अवशोषित करता है, ठीक है। और क्या करता है, अवशोषित करने के बाद जो याद रखिएगा करने, और जो है हड्डियों में जो है जमा करने में मदद करता है, हड्डियों में जमा करने में मदद करता है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे अगर विटामिन डी की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन डी क्या करता है, शरीर में जो है ये क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के जो है संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन डी आपको क्या करता है, तो विटामिन डी जो है याद रखिएगा कैल्शियम, विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है ना, कैल्शियम और फास्फोरस संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, मदद करता है, ठीक है। ये भी विटामिन डी का काम होता है। इसके बाद याद रखिएगा कि हड्डियों और दांतों को ये मजबूत बनाता है। ये क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है ये हड्डियों और दांतों को हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, ठीक है, मजबूत बनाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, ये जो है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से रोग। तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से जो होता है वो होता है रिकेटस रोग होता है, ठीक है। और एक होता है आपको याद रखिएगा ऑस्टियोपाइरोसिस होता है, ठीक है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये होता है। लेकिन रिकेटस जो होता है याद रखिएगा, रिकेटस रोग जो है ये बच्चों में होता है और ये जो है वयस्क में होता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसका जो है स्रोत कौन सा होता है गाइस, तो इसका स्रोत जो है सूर्य की रोशनी सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा सूर्य की रोशनी, जो कि ये प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बताइए तालीकोटा का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, 1565 में, 1526 में, 1576 में, या फिर 1556 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालीकोटा की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये जो हुआ था ये युद्ध, तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और जो है किसके बीच हुआ था, दक्कन सुल्तानों के बीच हुआ था, ठीक है ना, दक्कन दक्कन सुल्तानों के बीच, ठीक है ना, दक्कन सुल्तानों के बीच, ठीक है। इस ये जो युद्ध हुआ था गाइस, ये युद्ध में जो है आपको याद रखना है कि विजयनगर से जो है पूछा जाता है कि नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो याद रखिएगा विजयनगर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आपके जो है याद रखिएगा राम राय,
ठीक है, ये नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद याद रखिएगा ये जो है, ये युद्ध में जो है, ये इस युद्ध में ये जो है विजयनगर की जो है, याद रखिएगा, हार हो गई थी। ठीक है ना, तालीकोटा के युद्ध में। इसके बाद जो है विजयनगर का जो है पतन, जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। विजयनगर साम्राज्य पतन जो है शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी था, बाबर था, महमूद गजनबी था, या फिर जो है मोहम्मद बिन कासिम था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम था। याद रखिएगा ये भारत पर जो है पहला संगठित मुस्लिम सैन्य आक्रमण था। ठीक है ना, पहला संगठित मुस्लिम सैन्य आक्रमण था। सैन्य आक्रमण था। ठीक है, आक्रमण। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो है ये भारत पर जब ये आक्रमण किया था तो ये कब किया था गाइस? तो याद रखिएगा 712 ईस्वी में जो है इसने आक्रमण किया था। और इसमें जो है किस पर किया था गाइस? तो याद रखिएगा इसमें जो है राजा दहीर को हराया था। ठीक है ना, राजा दहीर। ठीक है ना, इसको क्या कहा था? इसको हराया था। और राजा दहीर जो है, याद रखिएगा ये सिंध का राजा था। सिंध का ये राजा था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और याद रखिएगा इसने ही जो है सिंध और पंजाब के जो है कुछ हिस्सों पर जो है इन्होंने जो है क्या किया था, अरबी शासन की जो है नींव किसने रखी थी? तो इन्होंने ही रखी थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो बदी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, रोटी सब्जियां कोल्ड ड्रिंक, या फिर रोटी दालें सब्जियां, या फिर चावल चिप्स कोल्ड ड्रिंक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतुलित आहार आपका रोटी दाल और सब्जी जो है ये संतुलित आहार है। तो गाइस आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसे जो है हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मैं ये चीज़ मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही आपके अंदर पेशेंस है एंड आपने बहुत आप मेहनत करें। तो डोंट वरी, अगर जो इंसान जो भी मेहनत करता है वो अपना सिलेक्शन लेता ही लेता है। ये फैक्ट है। ठीक है ना, तो प्लीज आप सभी मेहनत करिए और अपना अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।